मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 विज्ञान विषय, कक्षा 8 में विज्ञान विषय में लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था किशोरावस्था की ओर। लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था कक्षा 8 में किशोरावस्था की ओर। किशोरावस्था की ओर, तो किशोरावस्था की ओर वाले चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में किशोरावस्था क्या होती है इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी। इसके बाद किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन है, लंबाई में परिवर्तन है, शारीरिक आकार में परिवर्तन है, स्वर में परिवर्तन है, श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि है, जनन अंगों का विकास है, मानसिक, बौद्धिक और संवेगात्मक परिपक्वता है। इनके बारे में लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किशोरावस्था के दौरान युवाओं में युवाओं में गौण लैंगिक लक्षण कौन से प्रकट होते हैं। गौण लैंगिक लक्षण, किशोरावस्था में गौण लैंगिक लक्षण कौन से आते हैं। गौण लैंगिक किशोरावस्था के दौरान कौन से गौण लैंगिक लक्षण है वो प्रकट होते हैं स्टूडेंट। देखिए, जनन अंगों के विकास में हमने पढ़ा कि किशोरावस्था के दौरान टेस्टिस और ओवरी जैसे जनन अंगों का विकास हो जाता है। ये गैमेट्स यानी एम्ब्रियो एंड ओवरी को उत्पन्न करते हैं और इसी अवस्था में लड़कियों में है वो स्तनों का विकास होने लगता है। लड़कों के चेहरों पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करने लगते हैं। इन लक्षणों को ही हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण हैं स्टूडेंट। गौण लैंगिक लक्षणों में मुख्य जनन अंगों का विकास, 2 नंबर लड़कियों में स्तनों का विकास, शरीर पर बालों का उगना, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। इन्हीं लक्षणों के आधार पर हम लड़के और लड़कियों की पहचान कर सकते हैं। तो इन लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इनका विकास युवावस्था में प्रारंभ होने लगता है। लड़कों के सीने पर भी बाल आने लगते हैं। लड़कों और लड़की दोनों की बगलों, जांघ, ऊपरी भाग, पीपा क्षेत्र, इनमें भी है वो बाल आने लगते हैं। किशोरावस्था में होने वाले ये सारे परिवर्तन हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन किसे कहते हैं स्टूडेंट। हार्मोन की परिभाषा लिखेंगे हम कि हार्मोन क्या होता है। आपने शायद नाम सुना होगा हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले विशेष प्रकार के रसायन विशेष प्रकार के
रसायन हार्मोन कहलाते हैं। विशेष प्रकार के रसायन क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले विशिष्ट प्रकार के रसायन हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। यौनारंभ के साथ ही पुरुष में अलग प्रकार के हार्मोन और महिलाओं में अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जो इन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। पुरुषों के अंतर्गत एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इसी हार्मोन के कारण, इस हार्मोन के स्रावित होने से महिलाओं में पुरुषों में गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, जनन अंगों का विकास होना, छाती पर बाल आना, बलगम में बाल आना। ये सारे जो लक्षण हैं वो इसी हार्मोन की वजह से उत्पन्न होते हैं पुरुषों में। महिलाओं में 2 हार्मोन होते हैं। महिलाओं में 2 हार्मोन होते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये दोनों ही हार्मोन स्त्रियों के अंतर्गत गौण लैंगिक लक्षणों यानी गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। महिलाओं में गौण लैंगिक लक्षण है वो इसी हार्मोन के कारण, इन्हीं दोनों हार्मोनों के कारण है वो प्रारंभ होते हैं, जैसे कि स्तन ग्रंथियों का विकास होना, जनन अंगों का विकास होना। और ये हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। कौन सी ग्रंथि द्वारा? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, जिसका दूसरा नाम भी है पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा, दूसरा नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा इन हार्मोनों का स्राव होता है, यानी ये हार्मोन स्रावित होते हैं। और इन्हीं हार्मोनों की वजह से स्त्रियों के अंतर्गत है वो गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। तो स्टूडेंट जनन प्रक्रिया है वो जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में इन्हीं हार्मोनों की भूमिका होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स रुधिर प्रवाह में, यानी रुधिर के देखो ये जो शब्द है आपके सामने, अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों को 2 भागों में बांटा गया है। शरीर के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरे को बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोन का स्राव सीधे रुधिर नलिकाओं में, रुधिर वाहिकाओं में करती है। बहिर्स्रावी वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने हार्मोनों का स्राव सीधे रुधिर में नहीं करती हैं, तो उन ग्रंथियों को हम बहिर्स्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, इसको अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। इसको अंतःस्रावी ग्रंथि ही कहा जाता है। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि का प्रकार है। तो इस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन है वो सीधे रुधिर में प्रवाहित किए जाते हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग यानी लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाता है। और लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है और हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। टेस्टिस और जो औरी है वो लैंगिक हार्मोन स्रावित करते
करते हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोनों को स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में यानी ओवरी में एग का निर्माण और टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण और उसके परिपक्वन को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन ही जनन अंगों को टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। यानी पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन है वही जनन अंगों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित हार्मोनों का स्राव होने से शरीर के विभिन्न भागों तक यह हार्मोन पहुंच जाते हैं और यौन आरंभ के समय शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तनों को हम उद्दीपित यानी परिवर्तनों को हम प्रेरित या उद्दीपित या अनुकृत करता रहता है। यह स्टूडेंट, मानव में जनन काल की जो अवधि है जिसके बारे में हमने एक वीडियो में पहले पढ़ा था, एक बार पुनः मैं मानव में जनन काल की अवधि के विषय में बता रहा हूँ। जब किशोरों के टेस्टिस और ओवरी गैमेट्स उत्पादित करने लगते हैं यानी युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, एग्स निर्मोचन करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं और गैमेट की यानी युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक होती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ लगभग 10-12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाता है। सामान्यतः ये 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौन आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है। लगभग 28 दिन से के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा इसका निर्मोचन होता है यानी ये बाहर निकलता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार जो है वो मोटी हो जाती है जिससे वह एग्स के निर्मोचन के पश्चात है वो युग्मनज जाइगोट को ग्रहण कर सके, जिसके परिणाम स्वरूप है वो गर्भधारण होता है। यदि एग्स का निर्मोचन नहीं होता है उस स्थिति में एग्स तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित कर दिया जाता है। इससे स्त्रियों में रक्त स्राव होता है और इसे ही हम ऋतुस्राव के नाम से जानते हैं। ऋतुस्राव ये लगभग स्त्रियों के अंतर्गत 28 दिन में एक बार होता है। प्रथम जो ऋतुस्राव प्रारंभ होता है उसे हम रजोदर्शन कहते हैं और अंतिम जो ऋतुस्राव होता है लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में उसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित होता है, इसके बाद वो नियमित हो जाता है। इस प्रकार का है वो मानव में जनन काल की ये अपनी निश्चित अवधि होती है। इस निश्चित अवधि में ही जनन की क्रिया संपन्न होती है। स्टूडेंट, संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? यानी जब है वो जाइगोट जो है उससे जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, तो उस भ्रूण में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, यानी स्त्री है या पुरुष है, इसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। यानी उत्पन्न होने वाली उस एम्ब्रियो से बनने वाली जो नई जो पीढ़ी है वो लड़की होगी या लड़का, इसका निर्धारण करने किस प्रकार वो किया जाता है, किस प्रकार होता है, उसे हम मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया के माध्यम से समझते हैं। तो मानव या संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? हम इस बात को जानते हैं कि मनुष्य के अंतर्गत है वो लगभग 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। उन 23 जोड़े गुणसूत्रों में से है वो
44 गुणसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन एक गुणसूत्र है वो पुरुषों में अलग होता है और स्त्रियों में अलग होता है। उस एक गुणसूत्र में पुरुषों में वो वायु गुणसूत्र पाया जाता है और स्त्रियों में अक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। उन्हीं अक्ष और वायु गुणसूत्रों के माध्यम से लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को यदि हम है वो एक चेकर बोर्ड की सहायता से समझें तो इस प्रकार से है स्टूडेंट समझा जा सकता है। मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया देखिए, पुरुष जो होता है पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, और मानव और स्त्री के अंतर्गत जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स गुणसूत्र। स्टूडेंट इसके युग्मक बनते हैं तो दो युग्मक बनेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई। इससे भी दो युग्मक बनेंगे, एक्स इसको युग्मक कहते हैं, गैमेट। और इन युग्मकों से वो संतान का विकास होता है। तो युग्मकों से कैसे संतान का विकास होता है? इस प्रकार से ये एक्स और ये एक्स आपस में मिलते हैं, ये वाई और ये एक्स आपस में मिलते हैं, और ये एक्स और ये एक्स आपस में मिलते हैं, और ये वाई और ये एक्स आपस में मिलते हैं। ये तो होगा स्त्री यानी लड़की होगी, और ये होगा पुरुष यानी लड़का होगा, और ये लड़की होगी और ये लड़का होगा। इस प्रकार से स्त्रियों के अंतर्गत लिंग निर्धारण की क्रिया संपन्न होती है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्र में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र यानी एक जोड़ी गुणसूत्र जो अलग अलग होते हैं, पुरुष में एक्स वाई और स्त्री में एक्स एक्स, इनको हम लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। इन गुणसूत्रों को यानी एक जोड़ी जो ये गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, जिन्हें एक्स तथा वाई भी कह सकते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स और 1 वाई गुणसूत्र होता है। ये युग्मक का निर्माण यानी एम्ब्रियो एंड एग्स का निर्माण करेंगे, और इनका एक जोड़ा होगा। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु जैसे स्पर्म में 2 प्रकार के हो जाते हैं। ये इनमें से एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र तथा दूसरे में वाई गुणसूत्र। जब एक्स गुणसूत्र वाला जो स्पर्म है वो एग को निर्मोचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे, और यदि मादा शिशु में, और इससे मादा शिशु बनेगा, और यदि एग से वाई प्रकार का है वो स्पर्म है वो निर्मोचित होगा तो उससे शिशु का विकास होगा। इस प्रकार से मनुष्य के अंतर्गत वो लड़का या लड़की का निर्धारण होता है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में लिंग निर्धारण की क्रिया समझाई। इस लिंग निर्धारण की क्रिया को जो नियंत्रित करने वाले हैं वो है कुछ लिंग हार्मोनों को, जिनके बारे में हमने पढ़ा, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, यह हार्मोन। स्टूडेंट, इन हार्मोनों के अलावा भी हम मानव शरीर के अंतर्गत बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम वन बाय वन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी मनुष्य के अंतर्गत है वो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनमें से बहुत सी है वो और भी ग्रंथि हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। इनके द्वारा भी है वो बहुत सारे अन्य हार्मोन भी स्रावित होते हैं, जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आज मैंने आपको मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया समझाई। दूसरी, मानव में जनन काल की अवधि बताई। इसके अलावा है वो जनन कार्य में जो हार्मोन है वो किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं और मानव के अंतर्गत कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण होते हैं और उनको नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अच्छे तरीके से वीडियो को सुनना और समझना, इसके बाद पाठ को पढ़ना और समझने का प्रयास करना। इसके साथ धन्यवाद।